सत्ता में रहकर भी आध्यात्मिक जीवन जिया जा सकता है। और एक तीसरा प्रमुख सिलसिला था नक्शबंदी, जो ज्यादा रूढ़िवादी था। रूढ़िवादी मतलब? वे संगीत के खिलाफ थे और शरीयत यानी इस्लामी कानून का कड़ाई से पालन करने पर जोर देते थे। मुगल बादशाह औरंगजेब भी इसी सिलसिले का अनुयायी था। तो सूफीवाद भी एक जैसा नहीं था, उसमें भी अलग अलग विचारधाराएं थीं। स्रोतों में कुछ जरूरी सूफी शब्द भी दिए गए हैं: पीर, गुरु, मुरीद, शिष्य, खानका, केंद्र और उर्स, पुण्यतिथि पर होने वाला उत्सव। ये शब्द आज भी हमारी भाषा का हिस्सा हैं और इन शब्दों के बिना हम उस संस्कृति की आत्मा को नहीं समझ सकते। सही बात है। पीर और मुरीद का रिश्ता गुरु शिष्य परंपरा जैसा ही था और उर्स का शाब्दिक अर्थ है विवाह, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन। ये मृत्यु का शोक नहीं बल्कि एक उत्सव है। ये सोच ही कितनी अलग है ना? तो इन सब का आखिर मतलब क्या निकला? एक तरफ भक्ति की लहर, दूसरी तरफ सूफीवाद की धारा। जब ये दोनों मिली तो भारतीय समाज पर इसका क्या असर हुआ? इसका असर बहुआयामी और बहुत गहरा था। सामाजिक स्तर पर देखें तो जाति व्यवस्था की कठोरता पर जबरदस्त चोट पड़ी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब कबीर जैसा जुलाहा या रैदास जैसा चर्मकार समाज के सबसे ऊंचे दार्शनिक सत्य की बात करता था, तो ये सिर्फ एक उपदेश नहीं बल्कि सामाजिक सत्ता पर सीधा हमला था। इसने उस विचार को ही चुनौती दी कि ज्ञान और आध्यात्मिकता पर किसी एक जाति का अधिकार है। सही कहा, यही इसकी असली क्रांतिकारी शक्ति थी। और महिलाओं की स्थिति पर भी इसका असर पड़ा होगा, जैसा हमने मीराबाई के उदाहरण में देखा। निश्चित रूप से मीराबाई, अक्का महादेवी, लल्लेश्वरी जैसी महिला संतों ने न सिर्फ भक्ति के पद लिखे बल्कि सामाजिक बंधनों को भी तोड़ा। उन्हें जो सम्मान मिला उसने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरणा दी। और धार्मिक स्तर पर कर्म कांडों का प्रभुत्व कम हुआ और सहिष्णुता को बढ़ावा मिला, क्योंकि दोनों ही आंदोलन प्रेम को सबसे ऊपर रखते थे। मुझे लगता है सबसे बड़ा और स्थायी असर तो हमारी भाषा और संस्कृति पर पड़ा। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने साहित्य और संगीत को ही लोकतांत्रिक बना दिया। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, लोकतांत्रिक। भक्ति संतों ने संस्कृत जैसी अभिजात्य भाषा को छोड़कर आम लोगों की भाषा में लिखा। हिंदी, अवधी, ब्रज, तमिल, बंगाली। इससे इन क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य का एक नया युग शुरू हो गया। तुलसीदास की रामचरितमानस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। और वहीं सूफियों ने फारसी और उस समय की आम बोलचाल की भाषा हिंदवी के मेल से एक नई जबान को जन्म दिया, जिसने आगे चलकर उर्दू की शक्ल ली। और संगीत, भजन, कीर्तन, कव्वाली, ये सब तो सीधे तौर पर इन्हीं आंदोलनों की देन है। बिल्कुल। संगीत इनके लिए मनोरंजन नहीं, इबादत का तरीका था। चैतन्य ने कीर्तन को लोकप्रिय बनाया, मीरा ने भजन गाए और अमीर खुसरो जैसे सूफियों की खानकाहों में कव्वाली गूंजने लगी। गाते हैं। तो हम असल में उसी सैकड़ों साल पुरानी विरासत का हिस्सा बन रहे होते हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि भक्ति आंदोलन, जैसा कि कई लोग गलत समझते हैं, उत्तर में नहीं बल्कि दक्षिण भारत से शुरू हुआ। हाँ, और समय के साथ ये पूरे भारत में फैला। और इसके दो मुख्य रूप दिखे, निर्गुण यानी कबीर की तरह निराकार ईश्वर की भक्ति, और सगुण यानी मीराबाई की तरह साकार ईश्वर की भक्ति। और इसके समानांतर सूफीवाद ने इस्लाम के रहस्यवादी पहलू को भारत की जमीन पर उतारा। उन्होंने ईश्वर से प्रेम और मानवता की सेवा का संदेश दिया, जिसमें चिश्ती सिलसिला सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहा। और इन दोनों आंदोलनों ने मिलकर भारतीय समाज को ज्यादा सहिष्णु, विविध और कलात्मक बनाया। कुल मिलाकर इन्होंने धर्म को बड़े बड़े ग्रंथों और मंदिरों मस्जिदों की चारदीवारी से निकालकर आम इंसान के दिल तक पहुंचा दिया। उसकी अपनी भाषा में। हाँ, उसकी अपनी भाषा में। ये धर्म का एक तरह से निजीकरण था, उसे संस्थानों के चंगुल से निकालकर व्यक्तिगत अनुभव बनाने की एक कोशिश। तो चलिए आज की इस बातचीत को इसी एक विचार पर खत्म करते हैं। इन आंदोलनों ने धर्म को संस्थानों और पुरोहितों के नियंत्रण से निकालकर आम इंसान के व्यक्तिगत अनुभव का हिस्सा बना दिया। सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में जहां हम संगठित धर्म और व्यक्तिगत आस्था के बीच अक्सर टकराव देखते हैं, सदियों पुरानी ये बहस कितनी प्रासंगिक लगती। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास की गहराई में उतर रहे हैं, लेकिन राजाओं और लड़ाइयों की कहानियों से थोड़ा हटकर हम उनकी बनाए गए शानदार इमारतों और कला पर ध्यान देंगे। हमारे सामने जो जानकारी है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए नोट्स जैसी है, सीधी, तथ्यों से भरपूर।
लेकिन हमारा मिशन सिर्फ इन तथ्यों को दोहराना नहीं है। हम इन्हें एक कहानी में पिरोएंगे ताकि हम समझ सकें कि पत्थर और पेंट के जरिए सल्तनत और मुगल अपनी शक्ति, अपनी आस्था और अपनी पहचान की कहानी कैसे कह रहे थे। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये पत्थर में लिखी हुई महत्वाकांक्षा है। और यहाँ जो बात सबसे फैसिनेट करती है वो ये है कि ये सिर्फ वास्तुकला की कहानी नहीं है, ये दो महान संस्कृतियों के संगम की कहानी है। एक तरफ से इस्लामी परंपरा आ रही है जो मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित नहीं करती, तो उसका जोर ज्यामिति यानी ज्योमेट्री, सुलेख यानी कैलीग्राफी और समरूपता यानी सिमेट्री पर है। और दूसरी तरफ भारत की अपनी हजारों साल पुरानी परंपरा है जिसमें खंभों, ब्रैकेटों, कमल और कलश जैसे रूपांकनों का गहरा अर्थ है। जब ये दोनों धाराएं मिली तो इंडो इस्लामिक शैली का जन्म हुआ जो अपने आप में बहुत अनूठी थी। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो वास्तुकला की शुरुआत कैसे हुई? क्या वो आते ही बड़ी बड़ी इमारतें बनाने लगे या शुरुआत थोड़ी अलग थी? नहीं, शुरुआत काफी प्रायोगिक थी और कह सकते हैं जरूरत पर आधारित थी। वो अपने साथ मेहराब यानी आर्च और गुंबद यानी डोम बनाने का विचार तो लाए थे, लेकिन उसे यहाँ लागू करने की तकनीक अभी विकसित हो रही थी। इसीलिए शुरुआती दौर में जो मेहराब बने उन्हें फॉल्स आर्च कहा जाता है। एक मिनट, फॉल्स आर्च और ट्रू आर्च में क्या फर्क है? ये सुनने में तो एक जैसे ही लगते हैं। ये एक बेहतरीन सवाल है क्योंकि यहीं पर असली इंजीनियरिंग छिपी है। देखिए, फॉल्स आर्च असल में बस एक के ऊपर एक पत्थर रखकर बनाया जाता था जो सिर्फ मेहराब जैसा दिखता था। उसमें वजन संभालने की असली ताकत नहीं थी। लेकिन ट्रू आर्च एक इंजीनियरिंग छलांग थी। इसमें एक केंद्रीय कीस्टोन होता है जो पूरे वजन को बराबर बांट देता है। और भारत में इसका पहला सही इस्तेमाल, और ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, हमें अलाउद्दीन खिलजी के बनाए अलाई दरवाजे में देखने को मिलता है। ये एक बहुत बड़ा तकनीकी कदम था। और कुतुब मीनार का क्या? इन नोट्स में एक बात लिखी है जो मुझे थोड़ी अजीब लगी कि इसे किसी एक शासक ने नहीं बनवाया। क्या उस दौर में ये आम बात थी? मुझे तो लगा था कि हर कोई अपनी अलग पहचान बनाना चाहता होगा। आपका सोचना बिल्कुल सही है। हर शासक अपनी छाप छोड़ना चाहता था जी। लेकिन कुतुब मीनार कोई आम इमारत नहीं थी जी। इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी, शायद एक टावर ऑफ विक्ट्री के तौर पर। उनके बाद इल्तुमिश ने इसे आगे बढ़ाया, 3 मंजिलें और जोड़ी, और फिर लगभग 150 साल बाद जब बिजली गिरने से वो क्षतिग्रस्त हुई तो फिरोज शाह तुगलक ने उसकी मरम्मत करवाई और 5वीं मंजिल जोड़ी। तो ये किसी एक व्यक्ति की विरासत नहीं बल्कि पूरी सल्तनत की बदलती महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक बन गई। ये दिखाता है कि सल्तनत खुद को एक स्थायी शक्ति के रूप में स्थापित कर रही थी। बिल्कुल, जो पीढ़ियों तक चले। मुझे इन नोट्स में एक लाइन ने सच में चौंका दिया। इसमें अलाई दरवाजे को भारतीय वास्तुकला में एक टर्निंग पॉइंट कहा गया है। ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगा था कि कुतुब मीनार ज्यादा अहम होगी। एक दरवाजे में ऐसा क्या खास था? खास ये था कि वो सिर्फ एक दरवाजा नहीं था, वो एक बयान था। जैसा हमने अभी बात की, यहाँ पहली बार ट्रू डोम और ट्रू आर्च का सही और वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल हुआ। इसमें अलंकरण के लिए बेहद सुंदर सुलेख का इस्तेमाल किया गया और इसका अनुपात एकदम सटीक था। ये खिलजी की शक्ति और तकनीकी श्रेष्ठता का प्रदर्शन था। ये कह रहा था कि हम ऐसी चीजें बना सकते हैं जो पहले नहीं बनी, इसीलिए इसे एक मोड़ माना जाता है। लेकिन खिलजी के बाद तुगलक आए और इन नोट्स को पढ़कर लगता है जैसे किसी ने अचानक सारे रंग और नक्काशी छीन ली हो। उनकी इमारतें इतनी सादी और भारी भरकम क्यों दिखती हैं? इसकी वजह तुगलक दौर के एक हालात थे। वो राजनीतिक अस्थिरता का समय था, मंगोलों के आक्रमण का खतरा लगातार बना रहता था। ऐसे में उनका पूरा ध्यान सुरक्षा और कार्यक्षमता पर था, सुंदरता पर नहीं। उनकी इमारतों में आपको ढलान वाली दीवारें मिलती हैं जिन्हें बैटर्ड वॉल्स कहते हैं। ये सिर्फ एक स्टाइल नहीं था, ये किले को ज्यादा मजबूती देती थी। तुगलकाबाद का किला इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वो एक किला है, महल नहीं। इसे मिलिट्री आर्किटेक्चर भी कहा जा सकता है। और सल्तनत के आखिरी दौर में लोधी आए, उन्हें अक्सर सल्तनत और मुगलों के बीच एक कड़ी की तरह देखा जाता है। क्या उनकी वास्तुकला में भी ये झलकता है? बिल्कुल, ये एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण दौर था। लोधियों ने ही भारत में बगीचे वाले मकबरों गार्डन टूम्स की परंपरा शुरू की। सिकंदर लोधी का मकबरा इसका पहला बड़ा उदाहरण माना जा सकता है। उन्होंने डबल डोम की तकनीक को भी बेहतर बनाया,
एक तरह से उन्होंने वो मंच तैयार किया जिस पर मुगल वास्तुकला का शानदार नाटक खेला जाना था। और उस पुल को पार करके आए मुगल, जिन्होंने वास्तुकला के कह सकते हैं कि नियम ही बदल दिए। इन नोट्स में चारबाग शैली का जिक्र बार बार आता है। ये क्या है और ये मुगलों के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? चारबाग एक फारसी मतलब पर्शियन अवधारणा है। ये एक बगीचा है जिसे 4 नहरों से 4 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, ये गहरा प्रतीक है। कुरान में जन्नत या स्वर्ग का जो वर्णन है, ये उसकी एक भौतिक छवि बनाने की कोशिश है। बाबर, जो मध्य एशिया से आए थे, उन्हें भारत की गर्मी और धूल पसंद नहीं थी, तो उनके लिए चारबाग सिर्फ वास्तुकला का हिस्सा नहीं था, बल्कि इस नई जमीन पर अपने घर और स्वर्ग की एक छोटी सी छवि बनाने का जरिया था। हुमायूं के मकबरे को अक्सर ताजमहल का प्रेरणा स्रोत या प्रीकर्सर कहा जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो भी एक बगीचे में बना है या कुछ और भी है? बगीचा तो एक बड़ा कारण है ही, क्योंकि ये भारत में चारबाग शैली का पहला भव्य उदाहरण था। पर इसके अलावा भी बहुत कुछ है। इसे हुमायूं की बेगम हाजी बेगम ने बनवाया था और इसके वास्तुकार मीरक मिर्जा घियास फारस से बुलाए गए थे। इसमें पहली बार लाल बलुआ पत्थर के साथ सफेद संगमरमर का इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ, जो बाद में मुगल वास्तुकला की पहचान बन गया। इसका जो पूरा डिजाइन है, उसने ताजमहल के लिए एक तरह से रास्ता तैयार कर दिया। फिर अकबर का दौर आता है और यहाँ वास्तुकला सिर्फ सुंदर नहीं रहती, बल्कि बहुत स्मार्ट हो जाती है। कहा गया है कि उनकी वास्तुकला राजनीतिक एकीकरण का प्रतीक थी। क्या इसका मतलब ये है कि वो इमारतों के जरिए राजनीति कर रहे थे? आप इसे बिल्कुल सही समझ रही हैं। अकबर एक ऐसे साम्राज्य पर शासन कर रहे थे जिसमें बहुसंख्यक आबादी हिंदू थी। उन्हें अपनी प्रजा का दिल जीतना था। उन्हें ये महसूस कराना था कि ये उनका भी साम्राज्य है, और वास्तुकला इसका एक जबरदस्त जरिया बनी। उन्होंने जानबूझकर अपनी इमारतों में राजपूत और फारसी शैलियों का मिश्रण किया। इसीलिए आपको फतेहपुर सीकरी में गुंबदों और मेहराबों के साथ साथ छतरी, झरोखे और ब्रैकेट जैसे भारतीय तत्व भी दिखते हैं। ये सिर्फ एक कलात्मक पसंद नहीं थी, ये एक बहुत सोचा समझा राजनीतिक संदेश था। और फिर आते हैं शाहजहां, जिनके समय में सब कुछ अपने चरम पर पहुंच गया। इन दस्तावेजों में ताजमहल के सिलसिले में पिएट्रा ड्यूरा तकनीक का जिक्र है। ये सिर्फ पत्थर में नक्काशी है या कुछ और? इसे सिर्फ जड़ाई का काम कहना इसकी बेइज्जती होगी। आप कल्पना कीजिए, ये संगमरमर पर पेंटिंग नहीं है। ये संगमरमर में महीन खांचे तराश कर उनमें कीमती और अर्धकीमती पत्थरों के टुकड़ों को एक पहेली की तरह बिल्कुल फिट बिठाना है। मकराना के दूध या सफेद संगमरमर पर जब पिएट्रा ड्यूरा का काम होता था, तो वो इमारत नहीं, गहना बन जाती थी। ताजमहल सिर्फ प्रेम का नहीं, बल्कि उस दौर की दौलत, शक्ति और कलात्मकता का सबसे बड़ा विज्ञापन था। हम हमेशा दिल्ली और आगरा पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन इन नोट्स में दक्कन की एक विशाल संरचना गोल गुंबज का भी उल्लेख है। ये मुगल वास्तुकला से कैसे अलग था? ये बहुत जरूरी है कि हम याद रखें कि वास्तुकला सिर्फ दिल्ली और आगरा में नहीं फल फूल रही थी। गोल गुंबज जो बीजापुर में है, मुगलों ने नहीं, बल्कि आदिल शाही सल्तनत ने बनवाया था। और ये एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। वाह! जहां ताजमहल अपनी नाजुक सुंदरता के लिए जाना जाता है, वहीं गोल गुंबज अपने विशाल आकार के लिए। इसके गुंबद का व्यास लगभग 44 मीटर है और इसे बिना किसी खंबे के सहारे खड़ा किया गया है। ये दुनिया के सबसे बड़े गुंबदों में से एक है। इसकी विस्परिंग गैलरी तो मशहूर है ही, जहां एक तरफ की फुसफुसाहट 37 मीटर दूर दूसरी तरफ साफ सुनाई देती है। अच्छा, तो ये दिखाता है कि क्षेत्रीय सल्तनतें भी वास्तुकला में कमाल के प्रयोग कर रही थीं। बिल्कुल। उनकी महत्वाकांक्षा सिर्फ बड़ी-बड़ी इमारतों तक ही सीमित नहीं थी, है ना? इन नोट्स में उनकी लघु चित्रकला यानी मिनिएचर स्टाइल पर भी काफी जोर दिया गया है। हाँ, बिल्कुल। मुगलों का कला प्रेम सिर्फ वास्तुकला तक सीमित नहीं था। उनकी चित्रकला में दरबारी दृश्यों, शिकार और प्रकृति का बहुत सजीव चित्रण होता था। और दिलचस्प बात यह है कि हर शासक की अपनी एक अलग पसंद थी, जो उनकी चित्रकला में साफ झलकती है। जैसे अकबर को कथा कहानियों जैसे महाभारत और हमजानामा के चित्रण में बहुत रुचि थी। और जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि वो प्रकृति प्रेमी थे। जहांगीर तो पारखी थे। उन्हें पक्षियों, फूलों और जानवरों के यथार्थवादी चित्रों का बहुत शौक था। उस्ताद मंसूर जैसे उनके कलाकार इतने माहिर थे कि वो साइबेरियन क्रीन का ऐसा चित्र बनाते थे जो आज भी वैज्ञानिक रूप से सटीक माना जाता है। और फिर शाहजहां के समय में जोर वापस शाही शान शौकत पर आ गया। उनकी पेंटिंग्स में आपको शाही जुलूस, चमकदार कपड़े और गहनों की भरमार मिलेगी।
तो पेंटिंग्स के जरिए हम हर बादशाह के व्यक्तिगत स्वभाव को भी समझ सकते हैं। और सुलेख यानी कैलीग्राफी का क्या स्थान था? ये सिर्फ लिखावट थी या इसका कोई गहरा मतलब भी था? इस्लामी कला में सुलेख का स्थान बहुत ऊंचा है, क्योंकि इसे ईश्वर के वचन यानी कुरान को लिखने का माध्यम माना जाता है। ये सिर्फ सजावट नहीं थी, ये एक पवित्र कला थी। इमारतों पर आपको जो अरबी या फारसी में लिखावट दिखती है, वो अक्सर कुरान की आयतें होती हैं। इसमें कुफिक और नस्ख जैसी अलग अलग लिपियों का प्रयोग होता था। चूंकि इंसानों के चित्रण को अक्सर हतोत्साहित किया जाता था, इसलिए कलाकारों ने अपनी रचनात्मकता सुलेख और ज्यामितीय पैटर्न में दिखाई। तो अगर हमें इस पूरे सफर को समेटना हो, सल्तनत से लेकर मुगलों तक, तो इन दोनों की वास्तुकला में मुख्य अंतर क्या था? हम इसे एक लाइन में कैसे समझ सकते हैं? इन नोट्स में दी गई एक तुलना इसे बहुत अच्छे से समझाती है। अगर हम उद्देश्य की बात करें तो सल्तनत का जोर मुख्य रूप से ताकत पर था। मुगलों का जोर सुंदरता और शक्ति दोनों पर था। सामग्री में भी फर्क है। सल्तनत ने ज्यादातर बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया, मुगलों ने खासकर शाहजहां से संगमरमर को अपनी पहचान बना लिया। सजावट सल्तनत के दौर में न्यूनतम थी, जबकि मुगलों के समय में ये बहुत समृद्ध और जटिल हो गई। और शायद सबसे बड़ा फर्क बगीचों का है। सल्तनत में बगीचे दुर्लभ थे, लेकिन मुगलों के लिए ये उनकी वास्तुकला का एक अभिन्न और केंद्रीय तत्व थे। इन नोट्स में कुछ आम गलतियों की सूची भी है। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं ताकि कुछ आम धारणाएं साफ हो जाएं। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो बातें हैं जिनमें एस्पिरेंट्स अक्सर उलझ जाते हैं। पहली, अलाई दरवाजा मुगल नहीं, खिलजी ने बनवाया था। ये सल्तनत काल का एक मील का पत्थर है। दूसरी, गोल गुंबज मुगल नहीं, दक्कनी सल्तनत की देन है। तीसरी, भारत में पहला बगीचे वाला मकबरा ताजमहल नहीं, बल्कि लोदियों के समय में ही इसका विचार आ चुका था। और चौथी, पिएट्रा ड्यूला का बेहतरीन इस्तेमाल शाहजहां के समय में हुआ, सल्तनत काल में नहीं। ये छोटे छोटे फर्क पूरी कहानी को सही परिप्रेक्ष्य में रखने में मदद करते हैं। तो हमने सल्तनत की मजबूत कार्यात्मक वास्तुकला से लेकर मुगलों की अलंकृत प्रतीकात्मक भव्यता तक का सफर तय किया है। ये सिर्फ इमारतों की कहानी नहीं है, बल्कि समय के साथ बदलती तकनीक, बढ़ती दौलत और विचारधारा की कहानी है। इसे याद रखने के लिए इन नोट्स में एक बेहतरीन लाइन दी गई है जो इस पूरे दौर का सार है। सल्तनत ने ढांचा बनाया, मुगलों ने उसमें प्रतीकवाद भरा। सल्तनत ने नींव रखी, मजबूत और टिकाऊ। मुगलों ने उस नींव पर जन्नत की कल्पना को साकार कर दिया। और अंत में एक विचार छोड़कर जाते हैं। हमारी बातचीत शासकों द्वारा बनाए गए भव्य स्मारकों, मकबरों और किलों पर केंद्रित रही। लेकिन जरा सोचिए, उस दौर में आम लोगों के घर या गांव के सामुदायिक स्थान कैसे दिखते होंगे? वे किन सामग्रियों से बने होते होंगे और उनकी अपनी छोटी सी वास्तुकला में किन चीजों को महत्व दिया जाता होगा? शाही इतिहास के साये में आम आदमी की कहानी अक्सर खो